नमस्कार साथियों, हिंदी प्रभा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि की परिभाषा, उसकी प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए संधि के विभिन्न प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और फिर स्वर संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, संधि का प्रकरण हमने शुरू कर दिया है। आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखेंगे तो आपको संधि समझ में आएगी, फिर संधि कोई मुश्किल नहीं लगेगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भेजें, ज्यादा से ज्यादा इसका फैलाव करें ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा आप और आपके मित्र लाभ उठा सकें। साथियों, हमने पिछली बार संधि के बारे में पढ़ा था। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। साथियों, स्वर संधि 2 स्वर ध्वनियों के परस्पर निकट आने से होने वाले परस्पर विकार युक्त मेल को स्वर संधि कहते हैं। आप इस परिभाषा को अच्छी तरह समझें कि 2 स्वर ध्वनियों के परस्पर निकट आने का तात्पर्य क्या है। 2 स्वर ध्वनियों के परस्पर निकट आने का तात्पर्य यह है कि जब 2 शब्द निकट आते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि आपस में निकट आती है। निकट आकर उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और परिवर्तन से एक नया शब्द बनता है। वो 2 शब्द जुड़ते हैं, वहां पर 2 ध्वनियां जुड़ती है और उन 2 ध्वनियों के परस्पर मेल से एक विकार युक्त परिवर्तन होता है, उससे एक नए शब्द की रचना होती है। तो इस प्रकार 2 स्वर ध्वनियों के परस्पर निकट आने से होने वाले विकार युक्त मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर संधि में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों ही स्वर होनी चाहिए, व्यंजन न हो। दोनों तरफ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि भी स्वर और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि भी स्वर होगी। स्वर संधि के जो प्रकार है, स्वर संधि के प्रकार, पहले हमने संधि के प्रकारों की बात की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। एक दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक वृद्धि संधि, एक यण संधि और अयादि संधि। साथियों, ये सारी की सारी संधियां स्वरों पर आधारित है। हमने स्वरों को अच्छी तरह पढ़ा है। हमने मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, स्वरों के उच्चारण स्थानों के आधार पर, घोष अघोष के आधार पर, प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण के आधार पर हमने स्वरों को पढ़ा है, समझा है। उन वीडियोस को, आप पुराने वीडियोस को वापस देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आती रहेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि क्रमशः आप सभी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपको जो है सारे आगे के प्रकरण जो है, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, इनमें ये सारे वर्ण काम में आते हैं। अब हम आज बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की परिभाषा पहले हम समझ लेते हैं कि 2 समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इस परिभाषा से आप अच्छी तरह समझ लें कि 2 समान स्वर, 2 समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। साथियों, हमने ह्रस्व स्वरों के बारे में पढ़ा है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। वो कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ये 4 स्वर जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हालांकि री का दीर्घ संधि का उपयोग हिंदी में नहीं होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि री का दीर्घ रूप हिंदी में प्रचलित नहीं है। इसलिए जब हिंदी में दीर्घ स्वर संधि की बात की जाती है तो इसमें अ, ई और उ को ही सम्मिलित किया जाता है। अब आप देखिए कि 2 समान ह्रस्व या दीर्घ, इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में ह्रस्व या दीर्घ कोई आ सकते हैं। दीर्घ कौन से हैं? दीर्घ ये है, अ का दीर्घ आ है, ई का दीर्घ बड़ी ई है, उ का दीर्घ बड़ा उ है। बड़ा उ दीर्घ स्वर कहलाता है, बड़ी ई दीर्घ स्वर कहलाती है और ये आ दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी संधि में, दीर्घ स्वर संधि में अ के पीछे अ आ सकता है, अ के पीछे आ सकता है, ई के पीछे ई आ सकती है, बड़ी ई आ सकती है, छोटी ई, किसी प्रकार से कोई भी ध्वनि आ सकती है। और इनके मेल से जब शब्द रचना होती है तो दीर्घ स्वर ही बनता है। ये सदैव ध्यान रखने की बात है। आप इस प्रकार से समझ लीजिए इसको कि अ के साथ अ आने पर आ बनता है।
अ के साथ में आ का मेल हो तो भी आ बनता है, आ के साथ अ का मेल हो तो भी आ बनता है, और आ के साथ आ का मेल हो तो भी आ बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर कोई भी आगे पीछे आ सकता है। संधि में ह्रस्व या दीर्घ स्वर कोई भी आगे पीछे आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि समान होने चाहिए। अ के बाद में ई नहीं आए, अ और आ दोनों समान है, ई और बड़ी ई दोनों समान है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों समान है। इस समान का मतलब यह है कि दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर ये दोनों समान है, किसी भी रूप में आगे पीछे आ सकते हैं, चाहे ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, लेकिन दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ बनेंगे सदैव, ये ध्यान रखना है। यहां पर छोटी और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, यहां छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, और दोनों तरफ अगर दीर्घ ई बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई बन जाती है। यानी सदैव ये दीर्घ रूप बनता है, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। यहां आप ऊ का उदाहरण देख लीजिए, यहां पर इस ऊ के साथ ऊ का मेल होने पर बड़ा ऊ बनता है, ये दोनों है ह्रस्व है और ये दीर्घ है। यहां पर एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, लेकिन इन दोनों ध्वनियों के मेल से बनने वाली ध्वनि वो दीर्घ है। यहां पर पहली दीर्घ है, दूसरी ह्रस्व है लघु है, लेकिन दोनों से दीर्घ बन रही है। यहां पर दोनों दीर्घ है और इनसे मिलकर बनने वाली ध्वनि दीर्घ बन रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में निकट आते हैं, आपस में मिलते हैं, तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यानी जब संधि होगी तो दोनों मिलकर दीर्घ बनेंगे, और इसी को जो है वो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक बात और बता दूं, खास तौर पर आप हमेशा याद रखना कि जो भी नियम बने हुए हैं सब संधि के नियम है, विच्छेद का कोई नियम नहीं है। अब मैं कुछ उदाहरणों से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं, इन उदाहरणों से आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मैं पहले जो ये श्याम बोर्ड पे लिखे हुए ग्रीन बोर्ड पे इसको मिटा देता हूं, और उसके बाद में जो है वह आपको कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाऊंगा। आइए साथियों, हम कुछ उदाहरणों से दीर्घ संधि को समझते हैं कि किस प्रकार शब्दों में ध्वनियों का मेल होता है और उससे उसका दीर्घ स्वर बनता है। देखिए आप, ये कुछ उदाहरण मैंने यहां लिख रखे हैं। परम, धन, अर्थ, परमार्थ। यहां आप समझिए कि ये जो म लिखा हुआ है, इस म में अ की ध्वनि पीछे जुड़ी हुई है, यानी कि म अलंत नहीं है। अगर म अलंत होता तो यहां पर अ नहीं होता। म अलंत नहीं होने के कारण इसमें अ स्वर की ध्वनि है और इसके पीछे अ। इसका मतलब यह हुआ कि अ और अ दोनों मिलकर यहां आ बन गए, तब यह शब्द बना परमार्थ। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जहां पर ध्वनियां मिल रही है वो ध्वनियां समान हो और मिलकर दीर्घ बने। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। परीक्षा में आप प्रश्न हल करते समय इन चीजों को ध्यान में रखें कि समान स्वर हो और मिलकर दीर्घ बने। यहां पर अ के साथ आ का मेल है, अ और आ दोनों समान ही माने जाते हैं। एक ह्रस्व है दूसरा दीर्घ है और दोनों ही समान माने जाते हैं। अब अ और आ यहां मिलकर आ बन गए, तो ये सत्य और आग्रह मिलकर सत्याग्रह शब्द बना। यहां पर है आ और यहां अ है, तो ये दोनों मिलकर भी आ बन गए। अब यहां देखने की बात यह है कि चाहे दोनों अ हो, चाहे एक अ एक आ हो, चाहे एक आ दूसरा अ हो, और चाहे दोनों तरफ आ हो, जब ये ध्वनियां आपस में मिलती है तो दीर्घ बन जाती है। यानी ये जो शब्द बनेगा इसमें सदैव आ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि यहां अ और अ मिलकर आ बन गया, और आ मिलकर आ बन गया, आ और अ मिलकर भी आ बन गया, आ और आ मिलकर भी आ बन गया। इस विद्या में पीछे आ की ध्वनि है और यहां भी आ है, तो इसमें परिवर्तन ये हुआ कि दो आ मिले तो एक आ विलुप्त हो गया और यहां जो है वो दीर्घ बन गया। अब आप देखिए ई और ई के मेल से बनने वाले शब्द, यहां पर ये छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, यहां दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कई बार कई जगह विद्यार्थी इस शब्द को गलत लिख देते हैं। इस रविंद्र शब्द में वह के ऊपर छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि व्याकरण के नियमों से, संधि के नियमों से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द ये होता है रविंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। यहां पर
छोटी के साथ बड़ी ई का मेल हुआ, परी और ईक्षा, यहां पर ये बन गया परीक्षा। सुधी, इंद्र, यहां बड़ी यहां छोटी, दोनों मिलकर बड़ी बन गई। यहां पर बड़ी फणी, ईश्वर, यहां ये ई की ध्वनि और यहां भी ई की ध्वनि, ये दोनों मिलकर यहां बड़ी बन गई। यानी कि इन शब्दों में जो मात्रा आएगी वो बड़ी ई की होगी, दीर्घ ई की होगी, यही दीर्घ संधि है। यहां ऊ का उदाहरण दिया हुआ है, आप देखिए, ये है छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, दोनों मिलकर यहां पर जो है वह बड़ा ऊ बन गया। यहां छोटा ऊ, यहां बड़ा ऊ, लघु ऊर्मी, तो यहां पर लघुर्मी, यहां पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर ये दीर्घ हो गया। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहां चमू, उत्साह, इसमें दीर्घ है, इसमें ह्रस्व है, तो दीर्घ और ह्रस्व दोनों मिलकर यहां दीर्घ बन गया। इस चमू शब्द का अर्थ होता है सेना। चमुत्साह का मतलब सेना जब रण मैदान में जाती है तो उसमें जो उत्साह होता है उसको चमुत्साह कहते हैं। चमु उत्साह, चमुत्साह। यहाँ है चमु ऊर्जा, सेना के अंदर जो ऊर्जा होती है युद्ध लड़ने की, शत्रुओं को परास्त करने की जो एक ऊर्जा होती है उसको जो है चमु ऊर्जा कहते हैं। यहाँ बड़ा ऊ और ये भी बड़ा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ जो शब्द लिखे हुए हैं, जो शब्द के खंड किए हुए, इनमें जब दो ध्वनियां निकट आती है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन जब दोनों मिलती है तो यहां शब्दों में जो मात्रा आएगी वो हमेशा दीर्घ मात्रा होगी, यही दीर्घ संधि है। अगले वीडियो में हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।